कि इस बार के बजट से जनता की जो उम्मीदें हैं और जिस तरह की संभावनाएं अटकलें लगाई जा रही हैं वो किस तरह से पूरी होती हुई नजर आएंगी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल भी चुकी हैं और अब ऐसे में जो लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों की जो नजरें हैं वो पूरी तरह से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ही हैं कि क्या कुछ खास आज के बजट में रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि देश का बजट है तो सबकी निगाहें उसमें लाजमी हैं। ये जो नई सरकार बनी तीसरी बार एनडीए की, चाहे उसे उस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार तो बल्कि एनडीए की सही अर्थों में सरकार है। तो हो सकता है कि एलाइस की भी कुछ भूमिका हो। तो ये पहला बजट है उस सरकार का, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि जब से हमने होश संभाला है, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी बजट में जो सत्ता पक्ष है उसने ये ना कहा हो कि ये ऐतिहासिक बजट है, ये देश की दिशा बदलेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष ने ये ना कहा हो कि खोदा पहाड़ नुकली चुईया और निराश हो गए सब वर्ग और पानी फेर दिया उम्मीदों पे। तो ये आज भी होगा, अभी आप देख लीजिएगा शाम तक। तो कुछ भी हो, क्योंकि है अल्टीमेटली आंकड़े हैं और चीजें हैं। नो डाउट, जैसे अभी हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि कल एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आया जिसमें उन्होंने लक्ष्मी जी का भी चर्चा की और कहा कि उनकी कृपा बनी रहे। और उसके बाद से ये जो होप्स हैं कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको कोई रिबेट मिल सकती है, या क्योंकि दो तीन तरह की, देखिए बजट में आम आदमी के लिए तो क्या होता है, आम आदमी यानी नौकरी पेशा आदमी के लिए क्या होता है, उसके लिए तो बेसिकली इनकम टैक्स स्लैब होते हैं। आप जानते हैं न्यू रिजीम भी लाई यही सरकार, जो जिसमें जो तमाम रिबेट्स थी वो खत्म करके कुछ सरलीकरण की बात कही गई। हालांकि वो दो कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया कि वो पुराने से चल सकते हैं अगर चाहें तो इनकम टैक्स होता है। फिर जो ड्यूटीज होती हैं उनको कट करने से कभी कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के घटते हैं। आमतौर पर जो सिगरेट के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं और कुछ डोमेस्टिक आइटम जो होती हैं कंप्यूटर्स के लैपटॉप के, उनके कई बार कम हो जाते हैं। तो ये रूटीन की परिपाटी है। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताऊं वो होती है जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो आर्थिक सलाहकार हमारे हैं जिन्होंने, नागेश्वरन जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। उसमें जो अभी मुख्य बात है वो ये है कि जो हमारा पैमाना होता है तरक्की का, जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, वो जितनी प्रोजेक्टेड थी लगभग उसके आसपास रही है। 6.4, इससे थोड़ी सी ज्यादा पिछले बजट में प्रोजेक्ट की गई थी, तो उसके आसपास है। और अगले बजट में भी इतनी ही लगभग ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है, जो 25-26 के लिए जो अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान से पढ़ने की चीज होती है और वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्षेत्रवार, चाहे वो कृषि है और चाहे वो अन्य क्षेत्र हैं, उद्योग है, उनके बारे में बात होती है। सरकार के लोगों ने ही स्वयं उन जो आर्थिक सर्वेक्षण जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने ही ये बात कह दी है कि अगर हम विकसित भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो हमें 10 साल तक कम से कम 8% की ग्रोथ चाहिए। तो उससे अभी हम पीछे हैं। तो वो एक प्रश्न है, उस पे आज वो किस तरह से डील करती हैं, क्या कहती हैं। क्योंकि ये एक रवायत है हमेशा से इस देश में कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। बजट तो फिर भी आप पॉलिटिकली उसको वो कह सकते हैं कि भाई उसमें कुछ चीजें आती है। अब दिल्ली का चुनाव सिर पे खड़ा है, तो हो सकता है कि जो है वो और दिल्ली में बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, नौकरी पेशा होंगे, मिडिल क्लास के लोग होंगे, बड़ा वर्ग है एक वहां पर, सरकारी कर्मचारी। अभी सरकार ने पिछले दिनों वेतन आयोग की भी घोषणा की है, जो 8वां वेतन आयोग है, यदि मैं सही हूँ 8वां ही होगा। तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। तो जबकि बहुत बार बीच में कहा जा रहा था कि अब वेतन आयोग नहीं आएंगे, इस तरह की बात भी चल रही थी। तो हम लोग भी सब कर्मचारी ही हैं, तो इसलिए उन सरकारी कर्मचारियों का तो उसमें वो रहता ही है। तो हो सकता है कि कुछ घोषणाएं उसके दृष्टिगत आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें हैं वो दो मैं मानता हूँ मुख्य तौर पर। एक तो देखिए जो किसान वर्ग है, ऐसे तो हर राज्य अपने अपने स्तर पर अपेक्षाएं कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय है, उन्होंने भी अपनी तरफ से चीजें सुझाव दिए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। पंजाब के लोगों ने भी लिए हैं। इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी देती हैं, सभी वर्ग देते हैं। लेकिन मेरी जो सबसे अधिक बात है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर वाला मामला है उसके लिए क्या कोई घोषणा होती है, उस क्या किसानों को ऐसा कोई कदम उठाए जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये मैं देख रहा था कि ये डिमांड शायद हरियाणा से भी हुई है, पंजाब से भी हुई है, कि जो
ब्रोकन राइस है या शायद ब्राउन है, उसके मतलब जो इम्पोर्ट ये सॉरी एक्सपोर्ट को आसान किया जाए या खोला जाए। तो मतलब कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बारीक, जिनसे अगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा हो सकता है। और दूसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना दे पा रहे हैं। बाकी तो देखिए, हम लोग तो ये भी चाहेंगे कि शिक्षा के लिए बजट बढ़े, लेकिन वो 6% के आसपास कभी पहुंचता नहीं, जो आदर्श स्थिति है, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं, डिफेंस का बजट और तारी वो तो तय है, रेलवे बजट, ये सारी चीजें तय होती हैं। पहले तो बिल्कुल। आप जानते हैं ठीक है, अलग डॉक्टर अलग गुरमीत जी, मैं होता। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। ललित अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और सबसे पहले मैं आपसे जानूं कि चूंकि देखिए, देश की जनता और देश की जनता में पक्ष हो, विपक्ष हो या आम लोग हो, हर कोई आता है। ऐसे में सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं, ये हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस बार के बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठा हुआ है? जैसा कि अभी गुरमीत जी ने कहा, किसानों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर संभावना ये है, जो कृषि योजना के तहत जो राशि जो है, जो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है किसानों के अकाउंट में, उसमें इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में ही बजट में चर्चा होती है। चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आम आदमी को तो यही उम्मीद रहती है। उसके अलावा महंगाई पे बजट से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बजट तो डेफिसिट बजट होने वाला है। फिर गृहिणियां हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं और बहुत से वर्ग हैं। ये तो हो गए इंडिविजुअल लोग। लेकिन जब सेक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जैसे है, कृषि है, फॉरेस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश प्रोडक्ट की बात है। तो हर एक के लिए बजट में प्रावधान होता है। अब जैसे हमारा एक सुझाव है कि जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, आईओटी इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, इन पे चर्चा बजट में होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तीसरी चीज मैं ये एम्फेसिस करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम का आंतरिक उत्पादन, यानी हमारे देश में पेट्रोल के ऊपर सर्च बंद कर दी गई है कि ये कहाँ कहाँ इसके रिजर्व्स अवेलेबल है। यानी और सभी मिनरल्स पे हम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल हमारे यहाँ देश में बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पे भी थोड़ी रिसर्च के लिए बजट होना चाहिए था या होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, इसके अलावा सैलरीड क्लास, जैसे गुरमीत जी ने और बेनीवाल जी ने कहा, एक्चुअली मिडिल क्लास को नेग्लेक्ट किया गया, ये तो अब सरकार ने भी मान लिया है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मिडिल क्लास देश की मतलब एक जान है। ये ठीक है कि मिडिल क्लास क्रांति नहीं ला सकती और अपर क्लास मिडिल क्लास के थ्रू लोअर क्लास पर राज करती है, लेकिन आज समय है कि जो है निचले लेवल के लोगों को सुविधाएं हो लोन की। अब आयुष्मान और पीएम आवास योजना की मैं बात करना चाहूंगा, इसमें ज्यादा वृद्धि की जाए। और सीनियर सिटीजन की मैं बात करना चाहूंगा। आज हर जगह से पिटीशन हमें मिलती है सीनियर सिटीजन के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ प्रीमियम है बहुत ज्यादा है, सुविधाएं बिल्कुल कम है। अब आप 70 साल के लिए अच्छी योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके लिए हेल्थ प्रीमियम पे जीएसटी वगैरह कम किया जाए या जीएसटी माफ कर दिया जाए। एटलीस्ट 65 से ऊपर वालों को कर दो, क्योंकि जितना एज बढ़ती है हमें हेल्थ उसकी जरूरत पड़ती है। किसान निधि की आपने बात की, एमएसपी दे दे, किसान निधि या ऐसी सब्सिडीज ना भी दे तो काम चल सकता है। मेरे ख्याल क्रेडिट कार्ड में जो 3 लाख तक एग्जाम्पशन है ना, 3 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, जिसपे कुछ वो नहीं है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि 5-6% के ऊपर में कम से कम 10 लाख का लोन किसानों को दिया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एलोकेशन ये करेंगे, पर्याप्त संसाधन चाहिए ना उस क्षेत्र में। और क्षेत्रीय असमानता है, जैसे विकास के, अब विकास के लाभ सब जगह नहीं है। आप वेस्टर्न यूपी हरियाणा को देख लें, पंजाब को देख लें, और कुछ ऐसे राज्य देख लें जो सेंट्रल इंडिया के दूसरी तरफ है, जहां नक्सलिज्म है, जहां पे उड़ीसा का थोड़ा हिस्सा है, जो झारखंड का हिस्सा है, बिहार का टुकड़ा है, वहां पे जो है असामान्य है विकास। और अपने विकसित राज्यों में भी गांव के अंदर चले जाइए तो वहां पे भी ऐसे लोग हैं अभी जिनको 2 वक्त की रोटी पूरी तरह से नसीब नहीं है, या उनका जो रोजगार है वो मनरेगा वगैरह सब आप मिला लीजिए, अच्छी योजना थी, लेकिन उनको 200 दिन काम मिलता हो, ये मेरी समझ से बाहर है। 1,80,000 में आप जो कहते हो कि उसको हम गरीबी रेखा से नीचे करते हैं, इसको बढ़ाइए ना। 15,000 में तो देखिए, एक यूनिट में 4 लोग होते हैं, माँ बाप,
हो गए उनके और 2 बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। इन चारों की बुनियादी आवश्यकताएं 15,000 पर मंथ में नहीं पूरी होती। एक शहर में तो एक छोटा सा घर नहीं मिलता किराए पे। तो मेरा मतलब ये है कि उस क्लास की तरफ ध्यान हो। इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है कि कौशल विकास जो है ये इसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू किया जा सकता था। बजटरी एलोकेशन की जरूरत है। बाकी डिफेंस बजट बनेगा, सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे अब डिबेट आगे बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म है, टूरिज्म इंडिया टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक एरिया है, जिसमें वो हेल्थ टूरिज्म भी है और जिसमें वैसे टूरिज्म भी है। इसके ऊपर बजट कम होता है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है। चलिए ठीक है ललित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धीरज शर्मा जी सीए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, चूंकि इस बार टैक्स को लेकर राहत की खबर आ रही है और साथ ही अगर बात की जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा की बात जो की जा रही है, ये तमाम संभावनाएं जो बनी हुई हैं, अगर इस तरह की चीजें इस बार के बजट में होती हैं तो जनता के लिए कहाँ क्या खास हो सकता है और कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, एक बार आप समझाइए। अभी जैसे सभी लोग चर्चा कर भी रहे थे, सारे लर्नड पैनलिस्ट, और ओवरऑल सबका, जैसे पत्रकार साहब गुरमीत जी कह रहे थे कि लगभग सत्ता पक्ष के पैनलिस्ट का सबका मानना ये होगा कि बहुत अच्छा बजट होने वाला है और बहुत अच्छा हुआ है, शाम को यह कहना होगा। विपक्ष का जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और पूरी नहीं हुई है। तो मैं जो इवन टैक्स स्लैब की भी बात करें, बाकी चीजों की भी मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट बजट रहने वाला है। पिछले 10 साल का अगर हम मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बजट बैलेंस्ड बजट रखने की कोशिश की गई है। चुनाव दिल्ली में है, अच्छी बात है, अन्य राज्यों में भी हुए हैं, लेकिन कभी भी उन चुनावों का बजट पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है कि पॉपुलिस्ट बजट रखा गया हो या जनता को राजी करने वाला बजट रखा गया हो। तो नो डाउट ये बैलेंस बजट रहने वाला, मेरा ऐसा मानना है। और बैलेंस बजट में सैलरीड क्लास की बात करूं या मिडिल क्लास की बात करूं या टैक्स पेयर की मैं बात करूं जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है, तो नो डाउट इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़नी चाहिए। अभी पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 80C की डिडक्शन के अंदर, या फिर मैं कहूं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। 2 रिजीम हमने दिए हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में अच्छा खासा बेनिफिट आपने दिया है, बट सारी डिडक्शंस खत्म कर दिए। एंड हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अर्थव्यवस्था बचत आधारित है। जब भी हमने देखा मंदी आई है, ग्लोबली भी आई है, 2008 में भी देखी है और समय भी देखा है, इवन 2-3 साल पहले भी जब ऐसा दौर लगा कोरोना के समय भी, भारतीय अर्थव्यवस्था बची इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बचत की आदत है। न्यू टैक्स रिजीम में 80C का अगर हम लाभ नहीं देंगे तो वह बचत की आदत धीरे धीरे कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए बचत नहीं करता है, मिडिल क्लास टैक्स बचाने के लिए भी बचत करता है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि जरूर इस बजट के अंदर ऐसा होने वाला है कि जहां मिनिमम टैक्स जो एग्जेम्पशन लिमिट है वह भी बढ़ेगी और शायद न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ फायदे दिए जाएंगे बचत को लेकर के, 80C को लेकर के, क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलने वाला है बजट, नो डाउट रहने वाला है, बैलेंस बजट रहने वाला है। इसके साथ एक छोटी सी चीज अगर हम बजट में और बात करें, मैं जैसे गुरमीत साहब भी बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा होते हैं वो फैक्ट होते हैं, उसमें अपेक्षाएं कम होती हैं और फैक्ट ज्यादा होते हैं। उनको देखा जाए तो हमारी जीडीपी ठीक है अपेक्षा के लगभग उतनी ही रही है और आगे की अपेक्षा है कि 6.5 से 7% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह हम एक्सपेक्टेड रख के चलते हैं कि यह रहने वाली है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि हमारा इंफ्रा डेवलप भी हो। उसको अचीव करने के लिए जरूरी है हमारे जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उनका रेशियो वो बढ़े। अब मैं जैसे कृषि और किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, सबका बड़ा फोकस होता है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाए, एमएसपी बढ़ा दी जाए या सब्सिडी बढ़ा दी जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उन्हें भी प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम या कोई ना कोई योजना इस बजट के अंदर जरूर होगी, क्योंकि वो बुनियादी विकास को सुनिश्चित करती है। अगर किसान सम्मान निधि हम बढ़ाते हैं, वह जीवन भर आप देते रहिए, उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इतना नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाते हैं, हमने पिछले बजट में भी देखा है, बहुत जगह आपने एफपीओस को प्रमोट किया है सरकार ने, बहुत जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट किया है सरकार ने, और मुझे लगता है इस बजट में भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो बुनियादी विकास है। वो 3-4-5 साल जो विकसित भारत 2047 का सपना है, पूरे भारत का है, किसी एक पार्टी का या प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं, संपूर्ण भारत का वो सपना है। वो पूरा करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट को और उसे मजबूत करना होगा। और निसंदेह मैं मुझे पूरा विश्वास है
कि इस बजट में उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ धीरज होगा। जी, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब भी बजट आने वाला होता है, ये हमेशा कहा जाता है इस बार मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, इस बार मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि मिडिल क्लास को राहत मिल पाए। घूम फिरकर सारी दिक्कतें मिडिल क्लास पर ही आ धमकती हैं। ऐसे में किस तरह का खाका होना चाहिए बजट का जिससे मिडिल क्लास भी राहत महसूस कर पाए? देखिए, मिडिल क्लास को किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट की तरफ से मासिक राशि नहीं मिलती है, तो मिडिल क्लास को राहत दो ही तरीके से मोटा मोटा मिलती है, या तो महंगाई में राहत मिले या टैक्स स्लैब में राहत मिले। डायरेक्टली मिडिल क्लास को अगर हम डायरेक्टली बात करें तो यही राहत है। इसके अलावा एक और राहत जो इनडायरेक्टली मिलती है, वो मिलती है जॉब क्रिएशन के थ्रू मिलती है मिडिल क्लास को। या यूं कहूं कि मिडिल क्लास जो एमएसएमई सेक्टर का व्यापारी है, अगर एमएसएमई को हमने कोई छूट दी है, उनको बढ़ाया है, तो वो भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास सिर्फ सैलरीड क्लास ही नहीं है। तो टैक्स स्लैब में नो डाउट यहाँ कुछ ना कुछ बहुत कुछ मिलने वाला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी अगर महंगाई की बात करूं, महंगाई की दर रिटेन्ड है, बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन चुका है या हमारे इंफ्रा एक्सपेंसेस बन चुके हैं, बट वो रिटेन्ड है। यह भी अपने आप में इन्फ्लेशन की रेट अगर जीडीपी की रेट के बराबर या उससे नीचे रहती है, तो यह राहत बराबर ही मान लेता है मिडिल क्लास, उसी में खुश हो जाता है। एंड तीसरा सेक्टर एमएसएमई, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली मिडिल क्लास को बहुत कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि एमएसएमई अगर स्ट्रेंथन होंगे, जीएसटी की रेट का अगर सरलीकरण होगा, अभी 5 रेट है और मैं मानता हूं जीएसटी जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था अभी तक पूरा उसको अचीव नहीं कर पाया है, और ऐसी अपेक्षा है कि इस बजट के अंदर उसका सरलीकरण भी होगा। और यह बजट के तुरंत बाद होना चाहिए कि 5 की जगह 3 रेट्स करी जाए, उनका थोड़ा सरलीकरण किया जाए, थोड़ी सी रेट में छूट दी जाए जरूरत की चीजों के ऊपर, तो वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिडिल क्लास को मिलने वाला है एमएसएमई सेक्टर से भी। इवन जॉब क्रिएशन होगा, वह भी मिडिल क्लास को फायदा मिलने वाला है। एक पर्सन है, जिंदगी भर उसने नौकरी की है, बेटे को पढ़ाया लिखाया है, और अब बच्चा भी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, उसको अगर नौकरी मिल जाती है तो यह डायरेक्टली उस मिडिल क्लास को फायदा है। तो एमएसएमई सेक्टर जरूर बूस्ट होगा, मेरा ऐसा पक्का मानना है, क्योंकि इस पे भी सरकार का फोकस रहा है पिछले कुछ बजट से। और एमएसएमई को अगर कुछ फायदा मिलता है तो निसंदेह उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिडिल क्लास को ही मिलने वाला है। बिल्कुल। पंकज जी, देखिए अभी आपने ललित जी को भी सुना, धीरज जी को भी सुना कि किस तरह से एमएसएमई पर अगर ज्यादा फोकस होगा तो निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है जिसका हम जिक्र करते हैं, और हर बार बजट में यही होता है कि जो रियायतें हैं वो शुरुआत होती है कि मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, लेकिन वो चीजें जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो बहुत राहत नहीं मिल पाती है मिडिल क्लास को। घूम फिरकर हर चीज़ें, हर दिक्कतें मिडिल क्लास को ही झेलनी पड़ती हैं। तो एमएसएमई में अगर कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को रियायत मिल पाएगी। और जैसा कि अभी ललित जी ने भी जिक्र किया था विकास को लेकर कि हरियाणा के कुछ ऐसे क्षेत्र और पंजाब का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, देखिए दीप्ति जी, बिल्कुल सभी साथियों ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, और इन्हीं चीजों पर देश की जनता की भी टकटकी लगी रहती है। और इसमें स्पष्ट कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के ने भी, उन्होंने भी पूरा स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार का जो बजट है उसमें मध्य वर्ग के जो साथी हैं, वो जो बड़ा एक सेक्टर है पूरे देश में, मध्य वर्ग जो हमेशा ही अपने टैक्स स्लैब में रियायत की कोशिश करता है, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अब की बार धन की वर्षा, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बचत जो है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बचत कैसे ज्यादा हो, हम इस पर भी फोकस रखेंगे। बिल्कुल धीरज शर्मा जी ने कहा कि जो ग्लोबल मंदी जब आ गई थी तो हमारे देश का जो पूरा एजेंडा है, पूरे देश की एक सोच जो है कि हम पैसे को बचा के रखते हैं, उसी से हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो उस टाइम पे स्टेबलाइज रही थी, और हम अब उतनी ज्यादा गर्त में नहीं गए जितना उस टाइम पे मंदी के दौरान पूरा वर्ल्ड चला गया था। तो इस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट बोला है कि हम जो हमारे साथी हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी बचत पर कहीं ना कहीं हम और पूरा फोकस करेंगे कि उनकी बचत और ज्यादा बढ़े। एमएसएमई का जो सेक्टर है, जिसके लिए बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए, उसको और सुदृढ़ करने के लिए, उसके लिए हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी कहें या निर्मला सीतारमण जी का बजट कहें या मोदी जी की सोच को कहें, वो हमेशा ही उसको प्रोत्साहन देती है। उसमें नए प्रावधान लेकर के आते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर का और फायदा उठा पाए और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का काम करें। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ललित अरोड़ा जी ने पॉइंट उठाया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी व्हीकल्स पे भी पूरा फोकस होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि पिछले 2-3 बजटों से हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का या देश का ये फोकस रहा है कि हम फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसको कम करके हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ निकलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ निकलें। तो जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं उन पर भी बजट अब की बार, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो बैटरीज हैं उन पर फोकस ज्यादा रहेगा, उनके लिए भी अलग से बजट एलोकेट किया जाएगा, ताकि
जो आज पॉल्यूशन पूरे देश के अंदर फैल रहा है, बड़े बड़े जो महानगर हैं, मैं अकेले दिल्ली एनसीआर की बात नहीं करूंगा, जितने भी महानगर है, जब एक्यूआई लेवल बम की बात करते हैं तो बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, हर जगह एक जैसा एक्यूआई देखने को मिलता है। तो महानगरों में ईवी व्हीकल्स का ज्यादा पॉपुलरिटी के साथ काम कराना, या उनको और बेसिक चीजें जो जनता, ईवी व्हीकल्स जो पहले काफी कॉस्टली थे उनके रेट अब कम हुए हैं, तो उसको अगर और अचीव करेंगे तो जो महानगरों में जो एक्यूआई लेवल है, जो पॉल्यूशन लेवल है, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए जो ईवी व्हीकल्स हैं बहुत बड़ा एक मिरेकल स्थापित करेंगे। और जो बात की थी कि जो ग्रीनरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री जो है, हाँ निश्चित तौर पर उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं, तो जब पॉल्यूशन बढ़ता है, एक्यूआई लेवल बढ़ता है, तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सांस में दिक्कत हो रही है, लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है। तो उस सब को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहें, भारत सरकार कहें, नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी और बढ़ाएं, और हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है जंगलात पंकज जी, आपको रोकते हुए तस्वीरें एक बार जरा दर्शकों को दिखाएंगे। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महामहिम से मिलने पहुंची हुई हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए इस वक्त पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो एक जो प्रोसेस होता है बजट पेश करने का, उसकी तस्वीरें जो हैं वो लगातार अब सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें सीधे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यहां मुलाकात करते हुए, स्वीकृति लेते हुए आगे बजट पेश करने के लिए वो रवाना होंगी। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए। यहाँ वो मुलाकात करेंगी, स्वीकृति लेंगी और बजट पेश करने के लिए फिर रवाना होंगी। संसद भवन जाएंगी, जहाँ सदन के पटल पर बजट सत्र की जब शुरुआत होगी तो सदन के पटल पर बजट पेश करेंगी। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार कर रही हैं निर्मला सीतारमण। तो हाथ में ये जो रेड बैग आप देख रहे हैं, इसमें आज देश का जो खजाना है, देश के नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ चुकी हैं और ये मुलाकात हो रही है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिल रही हैं निर्मला सीतारमण से। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दो महिलाएं देश की, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस वक्त मुलाकात और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकालते हुए बैग से, और ये स्वीकृति जो है वो महामहिम की ली जा रही है। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बातचीत हो रही है आज के बजट को लेकर और स्वीकृति इसके बाद दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो महामहिम के सामने पेश कर रही हैं। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब, और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी लेकर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। पंकज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आप जो बात रख रहे थे वो अधूरी रह गई थी, बात पूरी करिए। पॉइंट जो उठाया गया था वो तो कनेक्टिविटी के बारे में, कि हमारा देश प्रगति तब करे कि जब हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो आज एक राज्य से दूसरे राज्य कहें, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, या फिर एक शहर से दूसरे शहर को, ये मेरे ख्याल से सभी साथी मानेंगे कि आज जो कनेक्टिविटी के ऊपर नितिन गडकरी जी का जो बजट रहता है, नितिन गडकरी जी जो आज वर्णमाला चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, सड़क मालाएं जो हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आज हमारा जो कनेक्टिविटी का क्षेत्र है बहुत अच्छा हुआ है। उसकी वजह से आज जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी कम हुआ है। पहले रोड अच्छे नहीं हुआ करते थे, अगर किसी को डायरेक्ट कहीं जाना है तो उसके लिए रोड नहीं हुआ करते, वो घूम के जाना होता था। तो आज इन सारी चीजों पर, चाहे मैं रेल के मार्गों की बात करूं तो रेल मार्गों का भी आज नया स्थापन किया गया है, नई रेलें भी चलाई गई हैं। तो जनता को हमेशा ही सुगमता की तरफ ले जाना भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य रहता है, और ये भारत की जनता को अधिकार भी है कि हमें वो सारी चीजें मिलनी चाहिए
जो एक सरकार से अपेक्षित होती हैं, जिसके लिए वोट किया जाता है। दूसरा इन्होंने पॉइंट उठाया था कि भाई जो किसान है, तो किसानों के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही श्री अन्न योजना, जो मोटा अनाज है, उसको कितना प्रमोट किया था। जब विदेशी सैलानी सारे आए थे तो उस G20 में, तो उस टाइम पर सभी की थालियों में मोटा अनाज परोसा गया था, सबने उसका प्रोत्साहन भी किया था। तो ये सारी चीजें जो हर एक सेक्टर में छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, किस अनाज को प्रमोट कर करके हमारा किसान और सुदृढ़ और सबल हो सकता है और उसकी इनकम बढ़ सकती है, और मोटे अनाज का एक्सपोर्ट भी बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीजें किसानों को कहीं ना कहीं राहत देती है। ये पिछले समय से ही चलता आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लगातार इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि हमने स्टार्टअप्स को भी, हमारा जो युवा है वो नए स्टार्टअप्स की तरफ भी निकले, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो और मजबूत हो। जो 8% की बात गुरमीत जी कर रहे थे कि सर्वेक्षण आया था, आर्थिक सर्वे आया कि अगले एक दशक तक हमारे को 8% तक हमारी जो जीडीपी है वो रहनी चाहिए। तो उसके लिए एमएसएमई का सेक्टर और जो स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत बड़ा योगदान उसमें करने वाले हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स पे भी भारतीय जनता पार्टी का, निर्मला सीतारमण जी का और नरेंद्र मोदी जी का, इन सबका पूरा ध्यान रहता है कि ये दो चीज, एमएसएमई है और जो स्टार्टअप्स है हमारे युवाओं के, जब और अगर वो ज्यादा ग्रो करते हैं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और मध्य वर्ग के लिए जो बार बार मैं भी बात कर रहा हूं, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बोला है कि भाई हम उनकी बचत पर पूरा फोकस करेंगे, तो ये सबसे बड़ी अच्छी राहत की बात होगी। और हमारे देश की जो बात कर रहे थे कि भाई एक परिवार में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो उनकी अगर बचत बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। ललित अरोड़ा जी ने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट उठाया था कि आजकल भाई जो इलाज है बहुत महंगा हो गया है, उसके लिए 4 लोगों में इतनी बात नहीं बन पाती। तो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड था वो पहले ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया हुआ है। और 70 वर्ष से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग से एक 5 लाख का प्रावधान और कर दिया गया, यानी कि एक परिवार में अब 10 लाख तक का इलाज वो अपना मुफ्त करा सकते हैं आयुष्मान योजना के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय, उन्होंने हमेशा ही इन चीजों पे फोकस किया है कि कोई परेशान ना हो, चाहे वो सेक्टर कोई भी रहा हो। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि भाई किसको आगे बढ़ना चाहिए, तो गरीब हर एक वर्ग में हो सकता है, हर एक कास्ट में हो सकता है, हर एक धर्म में हो सकता है, हर एक जाति में हो सकता है। इसलिए एक शब्द को यूज किया गया, गरीब के उत्थान के लिए जो अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं वो लाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं नारी शक्ति के लिए, तो नारियों में भी सभी जाति की, सभी धर्मों की, सभी, तो जो कास्ट वाइज होता है कि या क्षेत्रवाद होता है कि भी उस राज्य को अच्छा होना चाहिए, उसको होना चाहिए, तो हम इन सब चीजों से हटके, युवा है तो पूरे देश का युवा है, सारी जातियों का युवा है, तो उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कहा जो सीए साहब बैठे थे कि हमारे नौकरियों में और उत्सर्जन होना चाहिए। तो बिल्कुल जो अब की बार का जो हमारा बजट है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को और प्रोत्साहन करने के लिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ पाए, उनको नौकरियां और ज्यादा कैसे उत्सर्जित की जाएं, तो इन सारी चीजों पर आज फोकस रहेगा। और आज निर्मला सीतारमण जी का बजट, पूरे दिन हम आज शायद इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि भाई आज ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो मेरे को लगता है कि आज का जो बजट है वो विकसित भारत को, परिकल्पना को देखते हुए अच्छा होगा, आगे बढ़ते तो हुए देश की जनता खुश जरूर होगी। और ऐसे में डॉक्टर गुरमीत जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है पंकज जी ने, देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त भारत की है, ऐसे में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात जो है कही गई थी। इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कल हमारी राष्ट्रपति जो बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, जिसका उद्घाटन उनके भाषण से होता है, उन्होंने भी दोबारा दोहराई है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, जो अभी वो बता रहे थे 8% वाला, ऐसा नहीं है कि वो कोई अकल्पनीय लक्ष्य है। इसी सरकार में जो है वो 23-24 में जो ग्रोथ रेट थी वो 8.4% थी। तो अगर उसमें 2% की गिरावट है, अब देखिए 6.4 है, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि उसके लिए सरकार ने अपने कारण गिनाए हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिस्थितियां हैं और सारी बातें भी, तो इसलिए ये चीज सरकार खुद ही मान रही है कि उसे बढ़ाना है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि कमोबेश वो ज्यादा तथ्यों पर आधारित होता है, तो इसलिए इस साल का जो बजट, आने वाला बजट है, उसमें अभी वो ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही, ये मैं कह रहा था। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि की मैंने बात पिछले, जब आपने पहले दौर में बात की, उसमें जो तीसरी बात रह गई, जो अभी दोबारा चर्चा में भी आई, वो है रोजगार की। रोजगार में जो आर्थिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है, अच्छा है कि अगर वो ऐसा हो पाता है। उन्होंने लगभग 78 लाख नौकरियां, ये सरकारी नौकरियां नहीं है, मैं आपको दोबारा बता दूं,
क्योंकि लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहली बार में पढ़ के आपको ऐसा लगता है 78 लाख कैसे दे, तो उसमें लेकिन माइनस कृषि, जो कृषि के अलावा जो अन्य तमाम क्षेत्र हैं और इंक्लूडिंग सरकारी नौकरी, उनमें 78, क्योंकि रोजगार जो है वो बहुत बड़ी भारतवर्ष में एक इशू रहता है हमेशा। आप जानते हैं राज्यों में, बिहार में तो बहुत इशू था और अन्य राज्यों में भी रोजगार को लेकर हमेशा ही, हरियाणा में भी पीछे चुनाव हुआ, आपको मालूम है, उसमें रोजगार कितना बड़ा इशू था। बीजेपी तो ये कहती रही कि हमारा एक बड़ा मुद्दा जिससे हमें लाभ हुआ वो बिना खर्ची बिना पर्ची करा। तो नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा होता है युवाओं के बीच, क्योंकि वो आने वाले समय, ये जो हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं अगले 20 साल में, शायद वो मैंने या ललित जी या हमारे जो बीजेपी के साथी हैं उनसे ज्यादा उन लोगों ने वो दिन देखने, या उन लोगों ने वो, उनमें उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है जो युवा लोग हैं। तो हमें बहुत कोशिश, तभी मैंने कहा कि शिक्षा में हम वो बजट दे नहीं पाते जितनी हमें उम्मीद है। बहुत सारे सेक्टर, जहां तक स्टेट्स की बात है, क्योंकि हम लोग सब किसी न किसी राज्य में रहते हैं, जीएसटी आने के बाद बहुत सारे राज्यों को ये रही कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिलना चाहिए। तो उसकी और क्या कोई बात होती है, इस पे लोगों की निगाह होगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य आप जानते हैं, वैसे तो बहुत कम रह गए जहां विपक्षी सरकारें हैं, लेकिन जितने भी रह गए उनकी हमेशा ये शिकायत होती है कि जो हमारा हिस्सा है वो हमें समय पे नहीं मिलता। हमें अब जो है वो जो टैक्स का जो डिवैल्यूएशन, क्योंकि एक संघीय ढांचा है उसमें आप जानते हैं कि करों का वितरण होता है और वो वित्त मंत्री के हाथों में से ही होता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कंप्लेंट ना आए। इसी तरह जो हम सब्सिडी दे रहे हैं जो तमाम क्षेत्रों में, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना बड़ा निवेश करोगे उतना अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, क्योंकि जो बाकी क्षेत्र हैं वो स्लगिश हैं, उनमें उतनी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हम जो हमारी सब्सिडीज का पूरा पैटर्न है, खास तौर पे आप जानते हैं फूड सब्सिडी का एक बहुत बड़ा इशू हमेशा रहता है, जो कोरोना के टाइम पे भी हम जानते हैं कि अन्न दिया गया, बहुत सारे राज्यों में उसका लाभ भी कहा जाता है कि वो होता है। लेकिन ये सब चीज़ों पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो खुद कई बार ये कह चुके हैं कि हमें जो है वो कड़वे फैसले लेने में कोई हिचक नहीं है और कई बार कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। तो क्या इस पे लोगों की नजर रहेगी कि क्या, जैसे मैंने कहा, एक तरफ चुनाव है, अभी आगे बिहार में भी चुनाव, एक और रोचक बात ये रहेगी क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है, तो क्या आंध्र प्रदेश और क्या बिहार के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स अनाउंस होंगी या नहीं होंगी, ये भी देखने की बात है। क्या और बिहार में आगे चुनाव भी होना है, आंध्र प्रदेश में तो साथ ही हुआ है। तो बजट को बहुत सारे, जैसे हाथी होता है ना, उसको आप कहीं सूंड से पकड़ोगे तो अलग आदमी बताएगा, अगर आप पाँव से पकड़ोगे तो अलग बताएगा, अगर पूंछ से पकड़ोगे तो अलग बताएगा, अगर तो उसका यानी पेट कि इस छूओगे बार तो का अलग बताएगा। गठबंधन वाला बजट कहा जा सकता है गुरमीत जी? निश्चित ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस बार एनडीए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 303 थी, अब वो कम हुई है, 240 पे गई। और एनडीए जो खासतौर पे जो दो एलाइज हैं, ये ठीक है कि अपोजिशन का हाल कोई अच्छा नहीं है, और हरियाणा में जो है अनएक्सपेक्टेड हार हो गई, और महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड वाली हार हो गई, लेकिन उसके बावजूद इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो सरकार है उसको पूर्ण बहुमत नहीं है। और वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी के लिए तो जब तक ऐसी उनकी छवि बन गई है, हम लोग तो हरियाणा को ही लेके बदनाम, वो उदय भान जी के पिताजी को शायद आया गया राम करते रहते हैं। अभी तो उससे आगे बहुत बड़े बड़े लोग आ गए, अजीत पवार आ गए और नीतीश कुमार आ गए, वो उनकी बात नहीं करते। तो वो एक, चलिए वो बन गया, एक स्लोगन बन गया। तो उनको लेकर बीच बीच में अक्सर अभी खबरें, मैं पिछले दिनों भी मैं देख रहा था, कुछ अटकलें सी लग रही थी। तो निश्चित ही जो गठबंधन के पार्टनर हैं बिहार और जो चुनावी राज्य है, तो बहुत मुश्किल होता है ये बैलेंसिंग, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए। देखिए निर्मला सीतारमन जो है, लगातार उनका 8वां बजट है ये, और आप देखिए कि मोदी सरकार में ही वो, उससे पहले कोई मंत्री वगैरह नहीं रही थी मोदी सरकार में भी। अगर अब मैं आपको याद कराऊं तो जो उनका पहला टेन्योर था मोदी जी का, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट से शुरुआत की उन्होंने, इंडिपेंडेंट चार्ज से, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बनी, और उसके बाद फाइनेंस में आई। तो अब तो उनका ये 8वां बजट है लगातार, और अगर मैं, हाँ लगातार ये 8वां बजट है। तो अगर लगातार उनका 8वां बजट है तो अब तक उनको भी ये पर्याप्त अनुभव हो चुका है। एक जो आप लाल अटैची कह रहे थे, उस पर मैं बस क्लियर कर दूं, एक जमाने में वो बड़ा हुआ करता था कि अटैची लेके आ रहे हैं, अटैची लेके आ रहे हैं, अब वो डिजिटल, अब तो वो बैग में तब्दील हो गया गुरमीत जी। बैग भी नहीं है वो, आजकल आईपैड होता है, उसके ऊपर लाल रंग का एक कवर होता है जिसपे अशोक की लाट जो हमारा चिन्ह है वो बना रहता है। नहीं तो पहले तो
जो है वो पूरा एक बैग की, कई बार होता था कि बैग से क्या निकल, मतलब वो जो ब्रीफ केस होता था, ब्रीफ केस होता और था। जो वो ब्रीफ केस जो है वो बड़ा, उसके अन्य अर्थ भी होते थे। आप जानते ही हैं हमारे यहाँ राजनीति में ब्रीफ केस की जो राजनीति। ठीक है, मेरे अभी पास तो वक्त की iPad- कमी है, तो एक बार मैं ललित जी से भी जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जल्द ही भारत उभरेगा, ऐसी संभावना बनी हुई है। इस बार के बजट से आपको क्या लगता है, ये संभव हो पाएगा? देखिए, ग्रोथ रेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो 6.3 से 6.8 तक रहने वाला है, ये ऐसा अनुमान सरकार का ही है। तो 8% तो नहीं अचीव हो रहा, ये 6.3 भी हो नहीं, जाए तो लेकिन बहुत उसका तो कारण भी बताया गया है ना ललित जी। बात कारण की नहीं हो रही है, बात यह है कि हमको एड्रेस कैसे करना है इस बात को ना। अगर हमारा एक विजन है सबसे नहीं, बड़ी अगर कारण पता है तो वो एड्रेस भी किया जाएगा, निश्चित सी बात है। बजट में उसके बारे में चर्चा होगी तभी तो किया जाएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, जो वैश्वीकरण का स्वर्णिम दौर तो खत्म हो चुका है, मेरा मानना है ऐसा। अब देखिए, मेरी चिंता यह है कि दिसंबर 24 के आंकड़े में बताना चाहता हूं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये कोर सेक्टर है हमारा, इसका उत्पादन सुस्त हो गया है। यानी एवरेज में लगाऊं, इंडिविजुअल वाइज नहीं, तो 5.1 से 4% हो गया है। यानी अर्थव्यवस्था में सुस्ती, मैं इस वजह से चिंतित हूं, तभी मैंने बोला कि 6.3, 6.8 इसके बीच में कहीं रहने के लिए, ये सेक्टर अगर स्लो हो रहा है तो मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात मेरे को एक जो चिंता है वो है वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया। सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया आर विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर। फिर मैंने देखा हिंदुस्तान में हमारी जो आबादी के आंकड़े हैं, युवा आबादी 25 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 12 करोड़ लड़कियां हैं। उन 12 करोड़ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, पार्ट तो महिलाओं का ही होंगी वो, क्या उन 12 करोड़ के लिए बजट में कुछ है? अभी मैं एक अच्छी चीज ये हुई थी कि मार्च 24 में इन्होंने 10,300 करोड़ रुपया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा। पर्पस तो ये है कि उससे हमें मॉनेटरी कोई बेनिफिट हो भारत की अर्थव्यवस्था को, तो मोनेटाइजेशन कैसे उसका होगा, और अब की बार जो है इसके अंदर में कितना बजट का एआई पे है। उसके अलावा मेरी चिंता है इंटरनल सिक्योरिटी पे, जो हमारी भारत का आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, वो डिफेंस बजट अलग है। आंतरिक सुरक्षा पे क्या नए प्रोविजन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं इंटरनल है, मणिपुर है, नक्सल है, और भी है, एक्सट्रीमिज्म है, गैंगस्टर कल्चर है, इनको रोकने के लिए पुलिस फोर्स को बहुत स्पीड से, माने उनको प्रॉम्प्टली एक्ट करना है। ठीक तो है उनको... ललित जी, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए धीरज जी से भी एक छोटा सा सवाल है कि अगर टैक्स में छूट मिलती है तो कौन कौन से शेयर में कमाई की जा सकती है? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है ललित जी, 10 सेकंड आप लीजिए, जल्दी से बात रखिए। मिस्टर ट्रंप के आने के बाद हमारी जो इंटरनल पैसा जो हमारे कंट्री में आता है, या और हमारे बाहर जो सर्विसेज के लिए हमारे लोग जाते हैं, उस पर भी फर्क पड़ने वाला है। उससे क्या 1-आधा% हमारी अर्थव्यवस्था फर्क शायद पड़े। थैंक यू। ठीक है धीरज जी, जल्दी से आप भी अपनी बात कंप्लीट करिएगा छोटे से जवाब में। जी बिल्कुल, और मेनली है ये सिर्फ टैक्स की छूट से नहीं, साथ में कि किस सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, उससे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट दें। अगर लगता है कि हाँ 80C के डिडक्शन में या किसी चीज में बढ़ोतरी की जाती है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ डिडक्शंस के लिए बढ़ोतरी की जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स में फायदा है। दूसरी चीज, जितना मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर से बजट में बढ़ोतरी होगी, निश्चित रूप से होगी, तो इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर्स में आप पूरा एनालिसिस करके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर जिसके लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, और मुझे जितना याद आता है ग्लासगो में COP26 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और साथ में भारत का एक लक्ष्य भी है 2070 तक कार्बन नेट जीरो को अचीव करना। तो निश्चित रूप से एनवायरमेंटल सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होगा, ग्रीन एनर्जी पे होगा, ईवी पर। चलिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, बाकी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए धीरज जी, गुरमीत जी, ललित जी और पंकज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बजट जब 11 बजे पेश होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके तस्वीरें ये साफ होंगी कि आखिर इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, जनता की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।